खोजल तो 2012 से शुरू हो गई थी। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। अपनी मांगों को लेकर लगातार फोर लेन संघर्ष समिति के लोग लगातार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महंत है। उनसे बातचीत करें, क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्या कुछ मांगे है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ब्रजेश जी, सीधे बात करें तो क्या कुछ मुख्य मांगे फोर लेन संघर्ष समिति की, जिसको लेकर लगातार आप लोग जो अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे हैं? फोर लेन संघर्ष समिति की शुरू से 2015 से जब से भी ये बात शुरू की थी, हमारी मुख्य तौर पे वैसे तो हमारी 12-14 मांगे हैं, लेकिन उनमें मुख्य अगर बिंदुओं की हम बात करें, एक तो हमारे मुआवजे को लेकर बात की कि मुआवजे में कानून में प्रावधान है 4 गुना तक मुआवजा देने का। तो हमारी मांग थी कि हिमाचल सरकार हमें 2 गुना मुआवजा दे रही है। 2015 में हिमाचल सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दुगना मुआवजा दिया जाएगा, जो कि अवैध है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी और केंद्र का जो कानून है, केंद्र का कानून साफ कहता है कि 2 से लेकर 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। आप ग्रामीण क्षेत्र को 2 गुना मुआवजा फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन वही हमारी मांग थी कि आपने हिमाचल सरकार से कि आपने गलत किया है, आप 2 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फिक्स नहीं कर सकते। वही हमारी आज तक 15 से चली आ रही है ये बात कि इसको जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और इसमें नई नोटिफिकेशन की जाए, जैसा कि भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में भी कहा था कि हम आने पर 4 गुना मुआवजा देंगे। तो वही बात हमारी थी कि आप 4 गुना की बात करते हैं तो इस मुआवजे को जो 2 गुना दिया जा रहा है, इसको 4 गुना दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात थी कि कानून 2013 का जो नया एक्ट आया था, उसमें स्पष्ट तौर पे प्रावधान है कि जो लोग प्रभावित होंगे उसमें सिर्फ जमीन के मालिक ही नहीं, इसके अलावा जमीन पर जो निर्भर करते हैं दूसरे लोग, चाहे वो कामगार हैं, चाहे हस्तशिल्पी हैं, चाहे किराएदार हैं, किसी ढंग से वो जमीन पर अगर निर्भर करते हैं तो उन लोगों को भी कुछ लाभ दिया जाए। उन लोगों के लाभ के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास की व्यवस्था थी और वो लाभ जो हैं जमीन के मालिकों को भी मिलने थे और दूसरे प्रभावित लोगों को भी मिलने थे। लेकिन ना जाने क्या कारण है कि 2015 से वो लाभ किसी को भी नहीं दिए गए, जबकि वो कानूनी तौर पे प्रावधान है। अगर हम बात करें दूसरी एजेंसीज की, जैसे कि एनएचपीसी हिमाचल में काम करती है, वो भी सेंटर की एजेंसी है, उसने जो है अभी 2021 में चंबा में उन्होंने जो नया एक्विजिशन किया, उसमें उन्होंने सारे के सारे उसके लाभ जो हैं उनको दिए। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एनएचआई सारे के सारे पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लाभ जो है जनता को दे रही है। तो हमारा यही सरकार से सवाल है कि जब केंद्र के कानून को उत्तर प्रदेश की सरकार मान रही है, हिमाचल में दूसरी एजेंसी मान रही है, तो एनएचआई क्यों नहीं मान रही? इसमें सरकार की क्या कमी है, ये एनएचआई की क्या कमी है? वो लाभ जो है पुनर्स्थापन और पुनर्वास के, वो हमें दिए जाए। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें सामने आई, जैसे अब अगर कुल्लू की हम बात करें, कुल्लू में ये बहुत बड़ी समस्या रही है कि कुल्लू में सामने का जो क्षेत्र है, खराल जो कहा जाता है, उसमें जो है बहुत सी जमीन जो है धंस रही है, जमीन बैठ रही है। कई लोगों के घर जो हैं उसमें ध्वस्त हो गए हैं, बगीचों को नुकसान हुआ है, दूसरी परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। उस पर वो लोग बार बार आवाज़ उठाते रहे और हमने बड़े शुरू से, जब ये सड़क बनने जा रही थी तब से ये आवाज़ उठानी शुरू की थी कि इससे जो जनता का नुकसान होगा उस नुकसान की भी भरपाई की जाए। उसके लिए हमने सरकार से मांग की कि आप इस पर एक जो है विचार करके एनएचआई से, केंद्र सरकार से बात करके इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई बार उसके ऊपर सर्वे हुए, कई कुछ रिपोर्टें सबमिट की गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई है। हमारी मांग थी, अभी 1 तारीख को भी हमने दोबारा से मांग की, तो एनएचआई की तरफ से हमें जवाब आया कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब ये बात रखी जा रही है, पॉलिसी वाली बात, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसका रिजल्ट आएगा। तो चलो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आरओडब्ल्यू जो सड़क से बाहर लोग हैं, उन लोगों का भी अगर सड़क की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, एनएचआई की वजह से नुकसान हो रहा है, तो उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत से और चीज़ें हैं कि हमने कहा कि सड़क बनने के बाद, अगर कुल्लू में देखें, सड़क लगभग बन गई है, लेकिन सड़क बनने से लोगों के रास्ते प्रभावित हुए हैं, उनके आने जाने के रास्ते प्रभावित हुए हैं, उनकी नालियाँ प्रभावित हुई है, बिजली की लाइनें प्रभावित हुई है, हैंडपम्प प्रभावित हुए हैं, या दूसरी कई किस्म की समस्याएं हैं। हमने जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे सरकार से बार बार बात की है, बार बार हमसे मांग करते हैं कि जो भी उनकी इस किस्म की सुविधाएं प्रभावित हुई है, उनके रास्ते, सड़कें,
कुएं, पानी के दूसरे स्रोत, बिजली के जो भी चीज़ें इस ढंग से प्रभावित हुई है उनको जो है पूरी तरह से दोबारा से सुचारू किया जाए। उन्हें नए हैंडपंप लगाए जाएं या नए ढंग से रास्ते बनाएं, जिस भी ढंग से हो सके कि जनता को जो है किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा हम 2-3 मुद्दों पे जो कि थोड़े पॉलिसी मैटर्स हैं उस पर भी सरकार से हम मांग करते आ रहे हैं, लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। एक तो हमारा था कि कंट्रोल विड्थ, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 लेन बनने के बाद 5 मीटर जगह जो है आपको खाली छोड़नी है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब समस्या क्या है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जगह ही बड़ी कम है। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कि आप 10 मीटर की जगह बचती है सड़क निकालने के बाद, 5 मीटर उसे कंट्रोल विड्थ के तौर पे छोड़नी है, और लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों पे यहाँ पे टीसीपी के प्रावधान लागू हैं। 3 मीटर टीसीपी की छोड़नी है तो उसके पास कुल मिला के 2 मीटर जगह बचती है। 2 मीटर उसको पीछे से छोड़नी है तो इसका मतलब है उसके पास कोई भी जगह नहीं बचती। तो इस किस्म की समस्याएं बहुत से लोगों को आ रही है। तो हमारी दोनों विषयों पे मांग रही है सरकार से कि एक तो कंट्रोल विड्थ में राहत दी जाए। ये एनएचएआई का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रदेश सरकार का सब्जेक्ट है। 1968 का इनका कंट्रोल विड्थ का एक्ट है। हमने सरकार से बार बार मांग की है कि आप इसमें जो है कंट्रोल विड्थ को या खत्म कर दीजिए या फिर इस पर कुछ राहत दीजिए, इसे कम कर दीजिए, जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। नए नए 4 लेन बनने हैं, बहुत से बन रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत बड़ी समस्या सामने ले जा रही है। और साथ ही हम टीसीपी में भी राहत की मांग करते हैं कि कम से कम उन क्षेत्रों पे जहाँ पे कि 4 लेन बने हैं या बन रहे हैं या नई सड़कें बन रही है, सड़क के किनारे कम से कम उन लोगों को टीसीपी में राहत दी जाए, ताकि उन लोगों को जो लोगों के मकान, दुकानें या दूसरे जो भी परिसंपत्तियां हैं जो उजड़ी हैं उनको वो दोबारा से स्थापित कर सके। तो इस तरह के कुछ मुद्दों को लेके हम जो है जनता के बीच में 2015 से बात कर रहे हैं, सरकार के स्तर पे बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार से हमारी बात नहीं हुई, सरकार से कई स्तरों पे बात हुई, कई स्तरों पे सहमतियां भी बनी, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आती है कि एक बार सहमति बनने के बाद दूसरी बार वो सब इशू जो है गायब हो जाते हैं। तो अब हमारा सरकार से जो है बड़े जोर शोर से आग्रह है कि सरकार जो है इस सारे मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वर्ग, खासतौर पे अब जब दूसरे 4 लेन जोड़ने जा रहे हैं, नूरपुर वाला है, कांगड़ा वाला 4 लेन है, हमीरपुर वाला 4 लेन है, शिमला का 4 लेन पहले से है, इन सब 4 लेन को अगर सबको देखा जाए तो इससे करीब करीब 1.5 से 2 लाख लोग प्रभावित हैं। और 1.5 से 2 लाख लोगों की समस्याएं हैं, तो इस समस्याओं पे सरकार गौर करे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कानून सम्मत है, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, हम कानूनी प्रावधानों को लागू करने की बात कर रहे हैं। और सरकार से ऐसी चीज़ें कुछ मांग रहे हैं जिसका सरकार को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा सरकार को फायदा है, क्योंकि सरकार के संस्थान या सरकार भी उसके लपेटे में है। जैसे हम कंट्रोल विड्थ की बात करें, उसका सभी लोगों को फायदा है, सरकार का उसमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें, R&R में जितना भी पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। तो इस किस्म से हमारी जो मांगे हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार जो है उन पर संजीदा होकर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करे। अब इसको अगर फोन की बात करते हो, इसको लेकर एक कमेटी भी गठित हुई जिसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर थे, स्थानीय मंत्री थे और मंत्री भी थे और अधिकारी भी थे और आपके लोग भी थे। उससे जो पहली तारीख को बैठक हुई उसमें क्या कुछ चर्चा हुई थी और क्या निष्कर्ष में निकला है? अभी अक्टूबर महीने में एक कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी मंत्री स्तरीय। उससे पहले 2018 से एक मंत्री स्तरीय कमेटी थी जिसमें माननीय गोविंद ठाकुर जी इसके अध्यक्ष थे, और उसमें 4 लेन समिति के 3 लोग, जिसमें मैं भी था, तो हम लोग उसके सदस्य थे। हमारी वार्ताओं के कई दौर चले और उसके बाद हम लोगों ने ही मिलजुल के निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई मनाली के उनके दौरे के दौरान कि अब इस पे अंतिम निर्णय लेने के लिए, कुछ विषयों पे अंतिम निर्णय लेने के लिए मंत्री स्तरीय कमेटी गठित की जानी चाहिए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए मंत्री स्तरीय कमेटी गठित की, जिसमें माननीय जल शक्ति मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, माननीय गोविंद ठाकुर जी, और नूरपुर से, क्योंकि नूरपुर भी प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से राकेश पठानिया जी जो कि वन मंत्री हैं, वो इसके सदस्य हैं। जिसकी 1 तारीख को मंडी में बैठक थी। तो मंडी की बैठक में मुख्य तौर पे यही बात कही गई थी कि जो भी जनता है, जो प्रभावित लोग हैं, वो अपना पक्ष कम से कम सरकार के सामने रखें, कमेटी के सामने रखें, ताकि कमेटी को निर्णय लेने में आसानी हो। तो उसमें सभी लोगों ने, सभी पूरे प्रदेश से आए हुए लोगों ने, उसमें सभी जो 4 लेन हैं या दूसरे एनएचएआई के दूसरे प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हैं, उन सब से जुड़े हुए हर तरह के लोग आए और उन सभी लोगों ने अपने अपने मामले रखे। और उसमें मुख्य मामला लोगों का 2 ही चीज़ों पे, ज़्यादा 2-3 चीज़ों पे जो मैंने अभी कही वही बातों पे था
कि एक तो मुआवजा 4 गुना किया जाए, R&R जो रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट है उसका पूरी तरह से प्रबंध किया जाए, ROW के बाद लोगों को राहत दी जाए, TCP और कंट्रोल बिट, इन चीज़ों पर यही मुद्दों पे सबसे मांग की गई। जहाँ तक कमेटी की बात है, कमेटी ने यही बात कही कि हमने सारी बातों को सुना है, हम जो हैं इसके ऊपर अब विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो भी हम आगे रिकमेंडेशन देंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि भाई आपके हितों को ठेस ना लगे। अब उनकी रिकमेंडेशन के बारे में क्या देते हैं वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आशा करते हैं कि वो कुछ अच्छी रिकमेंडेशन जो है करेंगे। इसमें अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार ने भी आपको मुआवजा देने की बात की, उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार ने भी काफी बातें रखी और चुनाव भी वो जीते थे। अब 4-4.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी मांग नहीं रखी है। ऐसे में एक बैठक आपकी 2-3 दिनों बाद और होने वाली है। अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है? 2015 से ये मुद्दा चल रहा है। इस पे जो है पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके समय में एक गलत नोटिफिकेशन हुई, जो कि अगर हम फैक्टर में कहें तो असली जड़ वो गलत नोटिफिकेशन है जो 1 अप्रैल 2015 को हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को 2 गुना मुआवजा देने की बात की गई। हमने तब से ये बात कही, उस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद से ये बात कही कि ये नोटिफिकेशन आपकी तरफ से गलत की गई है, इस पर सुधार किया जाए। और उसके बाद उनकी सरकार चली गई, फिर भाजपा की सरकार से हमने ये बात कही। भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में वायदा भी किया कि हम 4 गुना देंगे, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी 2017 के अपने घोषणा पत्र में उन्होंने भी वायदा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 4 गुना मुआवजा देंगे, फैक्टर 2 देंगे। हमारी सरकार से बार बार बातचीत होती रही, बार बार बात हम सरकार से कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर फैसला लीजिए, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित लोगों का गुस्सा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार कोई इस पर फैसला नहीं ले पाती, सरकार इस पे फैसले को लटकाती है या नहीं ले पाती, तो मैं समझता हूँ कि जनता जो है पूरे प्रदेश की इस मुद्दे पे बहुत उग्र हो रही है, तो उस पर कुछ ना कुछ संघर्ष का बड़ा फैसला जो है जनता लेगी। बात अगर करें तो बोलन संघर्ष समिति के साथ अब जो भाजपा के सांसद की बातचीत थे वो भी काफी समय जुड़े थे, तो सरकार के बीच में वो एक तालमेल बना के काम कर रहे हैं ताकि, क्योंकि चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष में कोई गलत खामियाजा सरकार को ना भुगतना पड़े, इसके लिए किस तरह वो सेतु का काम भी कर रहे हैं। हमारे जब 2015 में हमने 4 लेन संघर्ष समिति का गठन किया माननीय ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी की अध्यक्षता में, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बना, तब से हमने इसके ऊपर काम किया। और भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें पहले इंटेस्को का चेयरमैन बनाया गया और कई किस्म की बातें सामने आई, कई किस्म के लोगों ने दुष्प्रचार भी किए और उसके बाद वो प्रत्याशी भी बने। हमारी कोशिश थी कि सरकार के साथ तालमेल बिठा के इस सब चीज़ों का समाधान बड़े अच्छे ढंग से निकाला जाए, और इसके लिए हमारे प्रयास लगातार रहे। माननीय ब्रिगेडियर साहब जो कि उसके बाद अध्यक्ष पद से हटे, आज वो 4 लेन संघर्ष समिति के पैटर्न है, संरक्षक हैं, तो उन्होंने अपनी संरक्षक की भूमिका बखूब निभाई है। अगर मैं बात करूं आपको कि कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि 3 लोग 4 लेन संघर्ष समिति से सदस्य हैं, जिसमें एक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है, दूसरा मैं हूँ, तीसरे हमारे महासचिव हैं, 3 लोग हैं। तो हमने हर मीटिंग में जाके अपना पक्ष रखा और कुछ ना कुछ उस पर बातें आगे बढ़ी। उसकी कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं जो कि इस कमेटी के सामने रखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी महसूस हुआ क्योंकि उस कमेटी में एक ही मंत्री है, बाकी अफसर हैं या फिर दूसरे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि इसके लिए मंत्री स्तरीय कमेटी होनी चाहिए थी, जिससे कि उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ज़्यादा चर्चा का विषय ना रहे, वो फाइनल हो। तो इसके लिए हमने जो है 28 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जब मनाली आए थे, तो मनाली में ब्रिगेडियर साहब ने उनसे विशेष तौर पे बात की कि मुख्यमंत्री जी आपसे अकेले में इस मुद्दे पे बात की जानी है। तो हम 4 लोगों ने आमने सामने बैठ के बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी, हमारे पैटर्न ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और चौथा मैं, हम 4 लोगों ने आमने सामने बैठ के बात की कि इस मुद्दे का अब निपटारा किया जाना है। तो मुख्यमंत्री जी का यही सवाल था कि आप बताइए इसके लिए हम अगला क्या स्टेप उठाएं। तो हमने कहा कि इसके लिए आप अगला स्टेप ये उठाइए कि आप एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन कीजिए, एक ऑलरेडी है लेकिन आप एक मंत्री स्तरीय कैबिनेट सब कमेटी कीजिए, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट में सीधा अप्रूव होगी, तो और कम से कम लगेगा कि ये सभी लोगों का इसमें रोल है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ आपकी, तो कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी, बल्कि आप लोग ही बताइए कि किस ढंग से वो काम करें। हमने खुद कहा कि आप लोग जो है इसमें माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि वो एक तो वरिष्ठ मंत्री हैं, दूसरा वो राजस्व मंत्री हैं
और ये जो फैक्टर का मुद्दा है ये राजस्व विभाग का है, तो उनको बनाना जरूरी है, तो उनको बनाइए। दूसरा, इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी को लीजिए, क्योंकि इनके क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं और ये पहली कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, तो इनको इसके बारे में बहुत जानकारी है, इन्होंने इस मुद्दे को, इस विषय को समझा है। और इसके अलावा आप तीसरा जो है आप नूरपुर से राकेश पठानिया जी बोल लीजिए, क्योंकि उनके क्षेत्र से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो भी इस मुद्दे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद ये कमेटी बनी और अभी जो उसकी बैठक हुई उसके लिए भी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा प्रयास किया, मंत्रियों से, सभी मंत्रियों से बात की कि आप इस कमेटी की बैठक बुलाइए। और उस बैठक जो तय हुई थी उसमें पहले तय ये था कि उसमें 2 ही लोग बात करेंगे सरकार से, माननीय ब्रिगेडियर साहब और मैं उसमें बात करूंगा हिस्सा लेके। लेकिन हम लोगों ने ही सरकार से आग्रह किया, अपने कमेटी से आग्रह किया कि नहीं, आप हम 2 लोगों से बात करने की बजाय आप प्रभावितों से खुली बात कीजिए, आप सभी वर्गों को, सभी प्रभावितों के भी कई जो है बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, सभी प्रभावितों के ग्रुप से बात कीजिए, क्योंकि सबका मुद्दा एक है, सब एक ही बात को सब उठा रहे हैं, तो उन्हें ये ना लगे कि हमारी बात जो है रखी नहीं गई। तो आप सभी लोगों से बात कीजिए और जिससे कि आप सभी लोगों का पक्ष जानिए और उसके बाद फैसला कीजिए। तो 1 तारीख को वो बैठक हुई, तो उसमें हमारा पूरा प्रयास रहा, माननीय ब्रिगेडियर साहब ने पूरी बात बड़े अच्छे ढंग से सरकार के सामने रखी कि किस ढंग से हमारी ये मांगे हैं, इस पे आप जो है गौर करें। तो ये थे फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महंत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे आज बात की है और फोरलेन के जो प्रभावित है उनके मुद्दे किस तरह सरकार के माध्यम से हल किए जाने हैं, इसको लेकर भी लगातार बातें की जा रही है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए लेफ्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।